हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास में ये देखा था कि कैसे भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है या पूरा जो भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको नियमित और निगमित करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमको देखना है। संपूर्ण चीजें देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक कैसा, क्या है, इसका फंक्शन क्या है, संरचना क्या है, कार्य क्या है और सरकार के साथ इसके कैसे संबंध हैं। देखो, कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय ही की गई थी। जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का प्रथम चरण था आज़ादी के पहले, उसी समय हमने देखा था कि भारत में 1920 के आसपास बैंकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, लेकिन रेगुलेट करने वाली कोई ऐसी बॉडी थी नहीं। 1930 की वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पूरी सी एकदम से उसका कोलैप्स कर गई, वो एकदम से संकट की स्थिति में आ गई। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आया कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। जैसे इंग्लैंड में उस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर ही भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और उसी सोच का परिणाम था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के संदर्भ में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एक समिति थी, एक कमीशन बनाया था, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, या इसी को हिल्टन यंग योजना कहते हैं, हिल्टन यंग योजना। इस कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इस हिल्टन यंग योजना, ये तो 1926 में आई थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन बाद में 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया, आरबीआई एक्ट पारित किया गया। और इस आरबीआई एक्ट के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, मतलब आरबीआई अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, तो ये हिल्टन यंग कमीशन, आरबीआई एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935, और फिर आजादी के बाद 1949 में इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अब हमको इसमें देखना है कि ये जो आरबीआई एक्ट है, इसी आरबीआई एक्ट में सारी चीजों का उल्लेख है। लगभग उसमें 60-65 धाराएं हैं, सारी धाराओं को नहीं जानना है, लेकिन कुछ धाराएं हैं जो हमारे काम की है। आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934, इस आरबीआई अधिनियम की धारा 3, आरबीआई एक्ट की धारा 3 क्या कहती है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और निगमन, स्थापना और निगमन। ठीक है ना? तो आरबीआई एक्ट की धारा 3 में लिखा है, इसलिए आरबीआई नामक एक संस्था की स्थापना की गई। फिर है धारा 4, धारा 4 क्या कहती है? बैंक की पूंजी, मतलब बैंक जब स्थापित हुआ तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी थी? बैंक की पूंजी 5 करोड़ रुपए, मतलब 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की जाएगी, यह धारा 4 में लिखा है। फिर है धारा 7, धारा 7 बहुत महत्वपूर्ण है। इसी धारा 7 के कारण सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी थी। धारा 7 में क्या लिखा है कि सरकार गंभीर और सार्वजनिक मामलों में, गंभीर और सार्वजनिक हित के कुछ मामलों में, सार्वजनिक हित के कुछ मामलों पर कार्रवाई हेतु, कार्रवाई करने के लिए
आरबीआई के गवर्नर को सलाह एवं निर्देश देगी, सलाह एवं निर्देश। सरकार आरबीआई के गवर्नर को निर्देश दे सकती है, मतलब देखो ये सीधे सीधे कह रही है कि आरबीआई का गवर्नर सरकार के आदेशों को पालने के लिए बाध्य है। धारा 7 में साफ साफ उल्लेख है कि सरकार सार्वजनिक हित के मामले में यदि आरबीआई को कोई आदेश देगी तो आरबीआई का गवर्नर उसको मना नहीं कर सकता, धारा 7 के तहत है। फिर इसमें है धारा 8। धारा 8, धारा 8 क्या है? आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है, मतलब आरबीआई जो एक संस्था है जो जिसमें उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय किसके तहत लिए जाएंगे, तो इसका उल्लेख भी धारा 8 में है, जिसमें धारा 8 में क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी संरचना है, सीबीडी की संरचना है। तो देखो इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत क्या बोला गया है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 21, इसमें एक संस्था होगी इसको कहेंगे केंद्रीय निदेशक मंडल, केंद्रीय निदेशक मंडल, मतलब ये वही है सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें टोटल 21 सदस्य होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 21 सदस्य होंगे। इन 21 सदस्यों का उल्लेख है, एक गवर्नर होगा, हम जानते हैं आरबीआई का एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 10 एक्सपर्ट होंगे जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, मतलब आर्थिक मामलों के जो विशेषज्ञ सरकार को लगता है, 4 स्थानीय मंडल, आरबीआई के निदेशक मंडल में 4 स्थानीय मंडल हैं, उन स्थानीय मंडलों के प्रमुख भी इसमें आएंगे, एक वित्त सचिव, वित्त सचिव और एक आर्थिक मामलों के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव। ये टोटल 21 लोग हैं जो केंद्रीय निदेशक मंडल में होते हैं। फिर इसमें 4 स्थानीय मंडल हैं, 4 स्थानीय मंडल, 4 स्थानीय मंडल में एक मुंबई में है, एक दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये 4, ये है ना जो लिखा जो 4 स्थानीय, ये वही हैं, यही 4 लोग, 4 जगह के हेड यहाँ के आके केंद्रीय निदेशक मंडल में बैठेंगे। और फिर हैं आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय अधिकांश राज्यों की राजधानी में है, और इनके अतिरिक्त 4 उप कार्यालय भी हैं। ठीक है, ये है आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, यहीं पे आरबीआई से संबंधित संपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो आरबीआई एक्ट में अपन को धारा 3, धारा 4, धारा 7 बहुत महत्वपूर्ण है, और धारा 8 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारा 8 में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 17। धारा 17, धारा 17 क्या है? आरबीआई द्वारा किया जाने वाला व्यापार, आरबीआई द्वारा किया जाने वाला व्यापार, धारा 17 के तहत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापार करता है। अब सवाल है कैसा व्यापार करता है? तो देखो कुछ आरबीआई के पैसे कमाने के सोर्स होते हैं, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे आरबीआई के कार्यों में आरबीआई नोट छापती है। जो 2000 का नोट है उसकी लागत आरबीआई को 2 रुपए से कम भी पड़ती है, 1 रुपए कुछ 80 या 90 पैसे पड़ती है। तो बाकी का जो 1998 रुपए है वो क्या है? आरबीआई की कमाई है।
ये आरबीआई ये पैसे कमाता है और यही आरबीआई का फिर यहीं से लाभ होता है और इस लाभ को वो समय समय पर सरकार को ट्रांसफर करता है। तो ये धारा 17 भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत आरबीआई के व्यापार की बात की गई है। ठीक है, ये तो आरबीआई के संबंध में कुछ फैक्चुअल जानकारी है कि उसकी स्थापना कब, कैसे, उसका निदेशक मंडल। अब इसमें आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शन। करता क्या है, अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका क्या है। देखो, जैसे पहले ही बताया कि आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। किस लिए की थी? भारत में बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करने के लिए। लेकिन वर्तमान में आरबीआई केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को विनियमित नहीं करता, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। वो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वो भूमिका हमको आरबीआई द्वारा किए जाने वाले कार्यों से समझ आएगी। जैसे आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य है, आरबीआई के पास भारत में मुद्रा नोट जारी करने का विशेषाधिकार है। या इसको हम कहते हैं नोट निर्गमन, नोटों का निर्गमन और वितरण। आरबीआई के पास भारत में मुद्रा के निर्गमन का और वितरण का विशेषाधिकार है। और ये जो अधिकार दिया गया है ये धारा 22 के तहत दिया गया है। धारा 22 में लिखा है कि आरबीआई नोट छापेगा, केवल 1 रुपए का नोट छोड़कर। 1 रुपए का नोट और सिक्के, इनको छोड़कर सारी करेंसी आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए वो सरकार द्वारा छापा जाता है और ये भी सरकार द्वारा छापा जाता है। बाकी सब आरबीआई। भले देखो इनको सरकार छाप रही है, लेकिन जो वितरण है वो आरबीआई के हाथ में ही है। 1 रुपए के नोट का वितरण, सिक्के का वितरण सब आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नोटों का निर्गमन और उनका वितरण करना। अब इसमें थोड़ा सा और यह है कि भारत में जो आरबीआई नोट छापता है उसके लिए न्यूनतम निधि के सिद्धांत का पालन किया गया है। न्यूनतम निधि का सिद्धांत क्या है कि आरबीआई के पास नोट तभी छापेगा जब उसके पास हर स्थिति में 200 करोड़ रुपए हों। इससे कम यदि होगा तो आरबीआई नोट नहीं छापेगा। इतना रिजर्व मेंटेन करना, न्यूनतम निधि ना, इतना कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें भी 215 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का उसके पास गोल्ड होना चाहिए, तभी आरबीआई नोटों का निर्गमन करेगा। यह कहलाता है न्यूनतम निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, यह आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर इसके बाद आरबीआई का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंक के रूप में। अब देखो, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करने का मतलब, सरकार के बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। हम अपने कुछ कामों के लिए बैंक के पास जाते हैं। भाई बैंक हमको क्या देता है? हमारी जमाओं को सुरक्षित करता है, हम उसमें पैसे जमा करते हैं, उससे ऋण लेते हैं, उसमें चेक और तमाम तरह की वो हमको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो इसी टाइप से सरकार को भी तो कोई सुविधाएं चाहिए हैं, वो उसको कौन उपलब्ध कराता है? आरबीआई। अब देखो, सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई कैसे कार्य करता है। तो सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई क्या करता है? सरकार के लिए उधार या ऋण की व्यवस्था करता है। उधार या ऋण की व्यवस्था। उधार या ऋण की व्यवस्था 2 रूपों में होती है। एक तो क्या है, खुद के जेब से भी दे सकता है, और दूसरा क्या होता है, मार्केट से, बाजार से सरकार के लिए ऋण लेता है। अब देखो, ये एक पूरी विधि है। इसमें क्या होती है, सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी छापती है, सरकारी प्रतिभूति को छापा जाता है। इन सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई मार्केट में बेचती है। जैसे सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 10,000 करोड़ रुपए की सरकार क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी छापेगी। ऐसा पेपर छापेगी, उस पर लिख देगी 10,000 करोड़, जो भी उसको लिखना होगा कि 10,000 रुपए की एक प्रतिभूति है और 10,000 की हम इतनी प्रतिभूति छाप रहे हैं। जो व्यक्ति इसको खरीदेगा निश्चित समय बाद उसको इतना ब्याज, इतना प्रॉफिट
होगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। तो ये काम कौन करता है? आरबीआई। सरकार तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके आरबीआई को दे देगी, आरबीआई फिर उसको मार्केट में बेचेगा और वो पूरा पैसा आरबीआई उठा के सरकार को दे देगा। तो ये मार्केट से पैसे की व्यवस्था है। आरबीआई अपने आंतरिक स्रोतों से भी पैसा दे सकती है। आंतरिक ऋण, आंतरिक ऋण ये तो क्या है, लॉन्ग टर्म होता है। यदि सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए, यहां पर 90 दिन के लिए आरबीआई सरकार को कर्जा देती है, और ये जो 90 दिन के लिए ये कर्जा देती है इसको कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन एडवांस, अर्थोपाय अग्रिम, ये व्यवस्था है। इसमें क्या है, सरकार को आरबीआई 90 दिन के लिए कर्जा दे देती है, अपने सोर्सेज, खुद के खजाने से निकाल के दे देगी, लेकिन 90 दिन में सरकार को वापस करना पड़ेगा। और सरकार को इस पे आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। जो ब्याज लगता है वो रेपो रेट के बराबर लगता है। जो रेपो दर रहती है उसी के बराबर ब्याज देती है सरकार। ऐसा नहीं है कि बिना ब्याज के पैसा बैंक से दे रहा है तो ब्याज तो लेगा। यदि 90 दिन में सरकार पैसा वापस नहीं करती है तो फिर ये ब्याज दर बढ़ जाती है, और जितना रेपो रेट रहता है उससे 2% ऊपर हो जाता है। रेपो रेट से 2% ऊपर सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सरकार का मतलब आरबीआई का दूसरा काम क्या है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, जिसमें सरकार को ऋण की व्यवस्था कराता है। और एक और काम होता है सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है आरबीआई। सरकार का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, कहां पे? आईएमएफ। जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर वहां बैठते हैं। तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आईएमएफ में भी कार्य करता है। तो ये आरबीआई के कार्य हैं सरकार के बैंकर के रूप में या सरकार के बैंकों के रूप में। तीसरा आरबीआई का कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में। बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में। बैंकों के बैंक मतलब क्या है भाई, हमको यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम क्या है, किसी कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई है, पीएनबी है, प्राइवेट बैंक है, किसी भी बैंक के पास जाएंगे, हमको पैसा जमा करना, हमको ऋण लेना, हमको तमाम तरह की सुविधाएं। लेकिन जब इन बैंकों को ऐसी कोई जरूरत होती है कि भाई पैसा नहीं है अभी और ऋण देना है हमको, अब क्या करें एकदम से, ऐसी स्थिति में आरबीआई इनको मदद करता है। या फिर बैंक के पास पैसा ज्यादा जमा हो गया है तो वो आरबीआई में पैसा ट्रांसफर करेगा, जो भी करना है। तो ये क्या है, जितने भी हमारे अनुसूचित बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उन सबके लिए वो बैंक का काम करता है। भाई बैंकों को भी तो फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है, तो वो कौन उपलब्ध कराएगा? वो आरबीआई उपलब्ध कराता है। तो यहां पर आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। फिर आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो भारत सरकार के लिए या भारत में इसको कहते हैं मौद्रिक नीति का निर्माण। मौद्रिक नीति का निर्माण, या इसी को कहते हैं साख नीति का निर्माण, क्रेडिट पॉलिसी का निर्माण। मौद्रिक नीति, मॉनिटरिंग पॉलिसी का निर्माण। हालांकि वर्तमान में मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए एक मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी बनाई है जो 6 सदस्य होते हैं, उसमें आरबीआई अकेला भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी वो आरबीआई का ही कार्य है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण। अब मौद्रिक नीति क्या होती है, साख नीति क्या होती है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। अभी तो बस आप कार्य के रूप में समझो कि वो आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति और साख नीति के निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है ना। साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, मौद्रिक नीति में क्या है, मनी सर्कुलेशन को देखा जाता है अर्थव्यवस्था में। मनी सर्कुलेशन, लिक्विडिटी की अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए, कितना निश्चित अनुपात होना चाहिए, ये सब तय करती है आरबीआई अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी के माध्यम से। फिर आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण कार्य है विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन। विदेशी
मुद्रा भंडार का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का जो फॉरेन करेंसी असेट है उसको, वो आरबीआई के नियंत्रण में है। डॉलर के समक्ष रुपए की क्या वैल्यू है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, कम बढ़ रही है, ये सब आरबीआई को है कि रुपए की वैल्यू गिर रही है तो देखना है डॉलर को खरीदना है मार्केट से कि डॉलर को छोड़ना है, रुपए को खरीदना है, रुपए जो भी करना है सब आरबीआई तय करेगा। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी आरबीआई के ही हाथों में होता है। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई का, ये समाशोधन गृह के रूप में भी काम करता है। समाशोधन गृह का कार्य, क्लियरिंग हाउस। देखो क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं ये दरअसल क्या है आपस में इनका चेकों का आदान प्रदान, जैसे स्टेट बैंक है उसके पास पीएनबी का चेक आ गया, पंजाब नेशनल बैंक है उसके पास आईसीआई का बैंक का चेक आया है, तो ये दिन भर में एक बार मिलके हैं दोनों के अपने चेकों को क्या है ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये जो जहां व्यवस्था होती है उसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है, आरबीआई की है। आरबीआई ये क्लियरिंग हाउस की व्यवस्था कराता है। और है फिर आंकड़ों का एकत्रण और प्रकाशन। आंकड़ों का, जितने भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे करना और उनका प्रकाशन करना भी आरबीआई की ही जिम्मेदारी है। तो देखो ये जो आरबीआई के 7 कार्य हैं, इन कार्यों को हम सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि ये आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में निभाए जाने वाले कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के रूप में निभाए जाने वाले कार्य। देखो आपसे क्वेश्चन पूछे आरबीआई के कार्य तो बहुत कार्य, 7 कार्य तो अभी और कार्य भी बचे हैं आरबीआई के, लेकिन आपसे पूछे कि आरबीआई केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है, समझाइए, तब केवल इतना पॉइंट बताना पड़ेगा कि आरबीआई केंद्रीय बैंक की भूमिका कैसे निभाता है। ऐसे निभाता है, इन कार्यों को करता है और इन कार्यों के माध्यम से ही आरबीआई केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। 7 कार्य हो गए। इन 7 कार्यों को हम क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय बैंक के रूप में निभाई जाने वाली भूमिका। इसके अतिरिक्त भी आरबीआई के और बहुत सारे कार्य हैं। आरबीआई दरअसल क्या है, भारत में जो आर्थिक तंत्र है उसको नियमित और प्रबंधक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो अब आरबीआई के अलग से हमको देखने पड़ेंगे उसके पर्यवेक्षणीय कार्य, आरबीआई के द्वारा निभाए जाने वाले पर्यवेक्षणीय कार्य। पर्यवेक्षणीय कार्य, सुपरविजनली फंक्शन, ठीक है ना। पर्यवेक्षणीय कार्य, पर्यवेक्षण सुपरविजन करना। अब सुपरविजन कैसा करेगा, तो देखो आरबीआई भारत में बैंकों को लाइसेंस देता है, बैंकों को लाइसेंस देना। भाई भारत में यदि किसी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई देगा। लाइसेंस देना और लाइसेंस को रद्द करना दोनों आरबीआई के हाथों में है। दूसरा है आरबीआई जो बैंक हैं इन बैंकों के जिसको कहना चाहिए बैंकों का निरीक्षण करता है, बैंकों का निरीक्षण, बैंकों के प्रबंधक पर नियंत्रण, प्रबंधक पर, बैंकों के प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर नियंत्रण, बैंकों का ऑडिट, बैंकों का अंकेक्षण, उनकी शाखा बैंकिंग, शाखा बैंकिंग नीति, इसको भी आरबीआई नियमित करता है। और बैंकों को प्रशिक्षण, बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और बैंकिंग शिक्षा उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। देखो बैंकों का निरीक्षण, आरबीआई के पास अधिकार है कि किसी भी बैंक के
चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजी, चाहे सरकारी हो, चाहे विदेशी बैंक हो, सब आरबीआई के सुपरविजन में होते हैं। कोई बैंक मना नहीं कर सकता कि हम प्राइवेट हैं, हम विदेशी हैं। सब भारत में यदि तुमको काम करना है तो लाइसेंस भी आरबीआई से ही लेना पड़ेगा, और सब आप आरबीआई के सतत सुपरविजन के अंतर्गत आओगे। बैंकों का जो मैनेजमेंट है उस पर भी आरबीआई नियंत्रण स्थापित करता है, बैंकों का ऑडिट करता है कि बैंक कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। बैंकों की शाखा नीति ऐसा नहीं है कि बैंकिंग लाइसेंस ले लिया तो आप कहीं भी शाखा खोल लोगे। अपनी शाखाओं के विस्तार के संदर्भ में भी आपको आरबीआई से अनुमति लेके आनी पड़ेगी। आरबीआई बताएगा कि इस शहर में नहीं, तुमको गांव में खोलना है, इधर खोलना है, ये सब बताएगा आरबीआई। और फिर बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और बैंकिंग शिक्षा देना है, कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की शिक्षा देना है, अन्य कार्य हैं जो ये सब बैंक आरबीआई के क्या है, सुपरविजन होने वाले कार्य हैं। आरबीआई इन कार्यों में बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षण करता है। तो देखो जो आरबीआई के कार्य हैं उसी कार्य के अतिरिक्त है, आप 8वां 9वां 10वां करके लिख दो। लेकिन आपसे यदि अलग से पूछा गया है कि बैंक के सुपरविजन कार्य, अब आपको ये लिखना, वो कार्य नहीं लिखना है, ये आरबीआई के सुपरविजन संबंधी कार्य हैं। और तीसरा आरबीआई के कार्यों को एक कैटेगरी में बांटा गया है जिसको कहते हैं आरबीआई के प्रोत्साहन और विकासात्मक कार्य। विकास एवं प्रोत्साहनात्मक कार्य। अब किसका विकास और किसका प्रोत्साहन देगा? तो सबसे पहले तो वो बैंकों को प्रोत्साहन। भाई किसी बैंक का एनपीए, किसी बैंक का ऋण बहुत डूब गया है, किसी बैंक ने ऋण की अच्छी वसूली करी है, खातों को ज्यादा खोला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा किया, तो उसको प्रोत्साहन देगा। ये आरबीआई करेगा, बैंकों को प्रोत्साहन देने का काम करेगा। फिर ग्रामीण और कृषि साख, ग्रामीण एवं कृषि साख, इसके संदर्भ में भी आरबीआई, हालांकि इसके लिए अब नाबार्ड एक संस्था बन गई है जो भारत में ग्रामीण और कृषि साख को नियंत्रित करती है, लेकिन फिर भी आरबीआई की भूमिका है कि जो लोन दिया जा रहा है या जो बैंकिंग हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराना, औद्योगिक वित्त की उपलब्धता, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, हालांकि इसके लिए भी अलग अलग संस्थाएं हैं, लघु उद्योगों के लिए सिडबी है, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, अलग अलग संस्थाएं हैं जो वित्त उपलब्ध कराती है, लेकिन आरबीआई की भी भूमिका है। वित्तीय समावेशन सबसे मेन हो गया है वर्तमान में, वित्तीय समावेशन। इस वित्तीय समावेशन को भी हम अलग से पढ़ेंगे, क्या है वित्तीय समावेशन। अभी बस ये समझ लो कि सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। तो इसके लिए भी आरबीआई लगातार प्रयास करता है। और भी बता सकते हैं कि आरबीआई प्रचार प्रसार करता है, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए बताता है, ऐड आता ना, बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये सब आरबीआई करता है। तो देखो ये आरबीआई के कार्य हैं। मतलब यदि हम आरबीआई के कार्यों को देखें तो आरबीआई के कार्यों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। दूसरे आरबीआई के क्या है, पर्यवेक्षणीय कार्य, सुपरविजनली फंक्शन। और तीसरे क्या है, विकास एवं प्रोत्साहनात्मक कार्य, प्रोत्साहनात्मक कार्य। पूरे कार्य को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आरबीआई के कार्यों को देख लिया है। अब पहले बताया कि जब वो कार्य पूछे तो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन ये अलग से पूछा जा सकता है, ये अलग से पूछा जा सकता है, ये अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग बताया है कि शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको तैयार रखो। ठीक है, अब इसमें हमको थोड़ा सा ये देखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन क्या है, कुछ स्वायत्त संस्था या पूर्ण स्वामित्व, आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाएं, कुछ भारत में संस्थाएं हैं जो आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण में है। पूर्ण नियंत्रण में सबसे पहली और महत्वपूर्ण संस्था है निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम, DICGC।
डिपॉजिटरी इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। देखो ये क्या है, ये एक संस्था है जो आरबीआई के पूर्णतः अधीन है। आपका बैंक में जो पैसा जमा है उस जमा पैसे की गारंटी देता है कि आपका पैसा डूबेगा तो ये संस्था आपको वो पैसा उपलब्ध, जैसे आपका पैसा बैंक में जमा है और बैंक डूब जाता है कल को, तो पैसा कौन देगा? बैंक नहीं देगी, ये संस्था देगी। पूरे बैंक का जो पैसा है उसका बीमा कर दिया, इस संस्था के ऊपर जिम्मेदारी जो आरबीआई के अधीन है। लेकिन याद रखना ये संस्था केवल आपके 5 लाख रुपए तक के लिए जिम्मेदार है। मतलब आपका बैंक में कितने पैसा जमा हो इससे कोई फर्क नहीं है, बैंक आपको केवल 5 लाख देने तक के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ये लिमिट भी अभी बढ़ाई गई थी, नहीं तो ये और कम थी। आपका 50 लाख है तो बैंक डूब गया, बैंक कितना देगा आपको? केवल 5 लाख देने के लिए बाध्य है। भले वो दे आपको ज्यादा, लेकिन कानूनी रूप से वो 5 लाख के लिए बाध्य है। तो ये एक संस्था है जिसको आप याद रखना। दूसरा है नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, नोट मुद्रण लिमिटेड। स्वाभाविक सी बात है, नोट छापने के काम करेगा। फिर लास्ट ईयर एक संस्था स्थापित की गई है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनोवेशन हब नाम सही है। आरबीआई आर्थिक क्षेत्र में कुछ इनोवेशन के लिए प्रयास करेगा तो उसके लिए अलग संस्था बना दी गई, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और भी एक दो संस्था हैं। एक है रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में कुछ भी मदद करना होगा तो आरबीआई के अधीन एक संस्था स्थापित की गई है, ठीक है ना। तो देखो ये आरबीआई का एक सामान्य सा परिचय है। अब आरबीआई की थोड़ी सी स्पेशल भूमिका है, जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी, वो हम अलग से देखेंगे। क्रेडिट पॉलिसी कैसे बनाता है आरबीआई, और आरबीआई में की क्या कमियां हैं, इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।